हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। बेटा आज के सेशन में हम लोग ना वन शॉट जो चैप्टर नंबर 2 है उसका करने वाले हैं, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। हाँ, इसका वेटेज है ना ये 4 मार्क्स है। मतलब एवरी अटेम्प्ट में ना एक एमसीक्यू आ सकता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा नो एमसीक्यू। बेटा एमसीक्यू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हम लोग श्योर के साथ नहीं बोल सकते कि भाई नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में एमसीक्यू भी आया हुआ है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, 2023, 24 और 25 में ना इसमें सिर्फ इंश्योरेंस वाला ही क्वेश्चन आया है। इसका मतलब इस बार आपके एग्जाम में एन्युटी वाला क्वेश्चन आ सकता है। 2023 वाले बच्चे ने सोचा रहेगा कि 2024 में एन्युटी आएगा, बट इंश्योरेंस आ गया। 2025 के बच्चे ने सोचा रहेगा कि 2025 में एन्युटी आएगा, बट वापस से इंश्योरेंस आ गया। तो बेटा आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। अपना काम क्या है कि पूरा कवरेज करना और 4 मार्क्स आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे जो 2 कॉन्सेप्ट है, इंश्योरेंस एन्युटी। सर इसमें इंश्योरेंस में पढ़ना कितना है वो बताओ। अगर ये 4 मार्क्स का टॉपिक है, ऑप्शन नहीं छोड़ना बेटा, ऑप्शन मत छोड़ना, क्योंकि इसके ऑप्शन में कुछ और भी गंदे गंदे क्वेश्चन आ सकते हैं। शायद वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हो सकते हैं, या एलपीपी का कुछ ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो क्यों ना ये अटेम्प्ट कर ले अपन, अगर इजी लगा अपने को तो। और आपको मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपको इजी लगेगा और आप ये पूरा का पूरा सेशन देखोगे तो। अच्छा, इंश्योरेंस वाला क्या है, आपने पढ़ा रहेगा इंश्योरेंस के बारे में। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस होता क्या है, ये ना समझो कि मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो लाइफ को सिक्योर करता है। सही, इसका मतलब आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो आप अमर हो गए, क्या आप कभी मरोगे नहीं? नहीं बेटा, वो तो अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। बट थोड़ा सा श्योरिटी मिलता है घर वालों को, कुछ पैसे आएंगे तो थोड़ा बहुत दुख कम हो सकता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी का निकाला इंश्योरेंस, तो अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जो कंपनी है ना वो आपको कुछ क्लेम, मतलब आपको पेमेंट करेगी, लॉस का भरपाई करके देगी अगर आपने इंश्योरेंस करवाया तो सर बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, तो बदले में आपको है ना प्रीमियम भरना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। मतलब आप है ना अपनी लायबिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब कंपनी से पॉलिसी निकालने के लिए बीच में एक एजेंट चाहिए, मिडलमैन चाहिए, तो आप मिडलमैन को है ना कमीशन पे करते हो। या पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, फ्लो कैसे होगा। देखो, इंश्योरेंस को समझने के लिए मैं आपको एक पिरामिड बना के देता हूँ, बस वो इतना पिरामिड याद रखना दिमाग में, आपको पूरा इंश्योरेंस कवर हो गया। कुछ भी फॉर्मूले बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर वो कौन सा पिरामिड है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब आप किसका इंश्योरेंस निकालने वाले हो, उसकी वैल्यू कितनी है। समझो मुझे मेरे लैपटॉप का निकालना है इंश्योरेंस, तो लैपटॉप की वैल्यू कितनी है उसको बोलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर मुझे घर का निकालना है इंश्योरेंस तो घर की वैल्यू कितनी है उसको बोलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर मुझे किसी बंदे का निकालना है पॉलिसी, समझो मुझे मेरी वाइफ का पॉलिसी निकालना है, ठीक है ना, मैं बहुत चाहता हूँ मेरी वाइफ को, तो मेरी वाइफ का वैल्यू कितना वो तो डिसाइड नहीं कर सकते बेटा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक लमसम अमाउंट की भाई कितना पॉलिसी हो सकता है, नॉर्मली कितना लोग निकालते पॉलिसी, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। अब प्रॉपर्टी पे ना, प्रॉपर्टी से मैं बोलूँ, जैसे मेरे मम्मी ने बोला था मेरे लिए कि मेरा नारायण तो करोड़ों में एक है, तो क्या मेरी डैडी मेरा करोड़ों का पॉलिसी निकालेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। अगर करोड़ों का पॉलिसी निकालेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम भरने को आएगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिसी वैल्यू। अब आप पॉलिसी कितने का निकालना चाहते हैं। अब मेरे डैडी ने सोचा कि मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है, पर काम करते 20 लाख का पॉलिसी निकालते, भाई इतना कौन पॉलिसी निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो 20 लाख रुपए है, वो आपका पॉलिसी वैल्यू हो गया। क्या हो गया? पॉलिसी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू के नीचे क्या आएगा? पॉलिसी वैल्यू। इट मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन पॉलिसी वैल्यू। तो लोग क्या करते हैं कि अपने एक्सपेंस को देखते हुए ना वो लोग कम का पॉलिसी निकालेंगे। प्रॉपर्टी भले ज़्यादा होगा बट पॉलिसी कम का निकालेंगे, ठीक है ना, ये चतुराई होती है। उसके बाद पॉलिसी के बाद जैसे ही आपने पॉलिसी निकाला तो पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम कैलकुलेट होता है कि कंपनी को प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा अपने को। तो पॉलिसी वैल्यू है ना, इसके नीचे क्या लिखेंगे पता है अपन? प्रीमियम।
बिकॉज प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू नॉट प्रॉपर्टी वैल्यू। याद रखना, ये जो पिरामिड है उस पर आपको समझ में आ जाएगा। प्रीमियम किस पे निकलेगा? पॉलिसी पे निकलेगा। अच्छा, प्रीमियम से निकल गया, प्रीमियम कंपनी को चला गया, अब प्रीमियम के ऊपर निकलेगा कमीशन जो अपन एजेंट को पे करेंगे। ठीक है ना, एजेंट को अपने को कमीशन पे करना है। तो यहाँ तक क्लियर है, 4 ही याद रखना है अपने को, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सर फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो मैं फॉर्मूला बना के बताता हूँ। अगर मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ पॉलिसी या फिर पॉलिसी वैल्यू, तो किस पे निकलेगा? प्रॉपर्टी पे। तो क्या लिखने का? प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज इंश्योर्ड। मतलब आपने कितने का इंश्योरेंस निकाला? 80% निकाला, 90% निकाला, कितना आप पॉलिसी निकाल रहे हो दिया रहेगा क्वेश्चन में, सम इंश्योर्ड करके। तो यहाँ पे परसेंटेज में लिखा रहेगा परसेंटेज इंश्योर्ड, उसको मल्टीप्लाई करने का प्रॉपर्टी वैल्यू से, तो आपको मिलेगा पॉलिसी वैल्यू। देन सेकेंड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना है। तो बेटा प्रीमियम फाइंड करने के लिए प्रीमियम के ऊपर कौन है? पॉलिसी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम, यहां तक क्लियर? अच्छा, थर्ड वाला अपना है कमीशन। कमीशन किसको देंगे? एजेंट को देंगे। तो एजेंट्स कमीशन इक्वल टू, कौन है कमीशन के ऊपर? कमीशन के ऊपर प्रीमियम बैठा हुआ है। तो यहां लिखूंगा मैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन। बस ये दिमाग में रखना है अपने को, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसके? इंश्योरेंस के। एन्युटी थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। आज के इस सेशन में ना अपना इंश्योरेंस भी होने वाला है, एन्युटी भी होने वाला है साथ में, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ये सारा जो ना आप फॉर्मूला बुक में लिख लेना बेटा। ये जो मैंने आपको बताया, जो पिरामिड वगैरह, ये आपको फॉर्मूला बुक में नोट डाउन करना है। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन जो मार्च 2018 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए शॉप वैल्यूड एट ₹2,40,000। एक शॉप है अपने पास जिसकी कीमत कितनी है? 2,40,000 इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। स्मार्ट है ना बंदा। अब प्रॉपर्टी ज़्यादा है, 2,40,000 की है, बट आपने पॉलिसी निकालना है सिर्फ 75%। क्योंकि कम का क्यों पॉलिसी निकाला? ताकि प्रीमियम कम भरने को आएगा। ठीक है ना, हाँ कुछ भी रिस्क होगा थोड़ा हम बेयर कर लेंगे। आप समझो लॉस हो जाता है तो 75% है ना, वो कंपनी बेयर करेगी, और 25% वो अपन को बेयर करना पड़ेगा। आपने पूरा फुल्ली इंश्योरेंस नहीं निकाला, ये इसका मतलब होता है। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 90 पैसे परसेंटेज, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। ठीक है, कितना प्रीमियम पे किया रहेगा? कमीशन तक जाना नहीं है अपने को, आपको सिर्फ प्रीमियम निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू से। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? शॉप की वैल्यू, उसी को प्रॉपर्टी वैल्यू बोलेंगे। 2,40,000। मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ में लिखो बेटा, अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा इजी गिरेगा। ठीक है ना, और आपको कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो आपको पूरे फिगर आउट करने पड़ेंगे साथ में अपने, कि कैसे एग्जाम में अपने को क्लिक होना चाहिए। और उसके लिए देखो बेटा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, देखिए 10 तक तो टेबल आना चाहिए अपने को। ठीक है, 10 तक, 20 तक आया तो और अच्छी बात है बेटा, बट 10 तक तो टेबल आना चाहिए आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए। प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया है 2,40,000, और जो आपका इंश्योर्ड परसेंटेज है वो 75% है। तो आपको पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा, पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है बेटा? प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई इंश्योर्ड परसेंटेज। तो प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है 2,40,000, और जो इंश्योर्ड परसेंटेज है वो 75% है बेटा। अब स्मार्ट वर्क क्या होगा? मैं थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करना भी सिखाऊंगा आपको। हर कोई क्या करता है पता है? ये 2 0 उड़ा देता है, यही करना चाहिए, और 24 को 75 से मल्टीप्लाई करता है। बेटा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, कम टाइम में कौन सा करना चाहिए?
तो 25 का टेबल क्या होता है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18 ना, 6 3 जा 18 और 4 जीरो, कितना आया 1,80,000। ये थोड़ा सा इजी गिरेगा कि मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता था, ये थोड़ा इजी गिरेगा। तो बेटा अगर वही सफ़ेदी कम दामों में मिले तो वो क्यों ले, ये ना ले ले, ठीक है बेटा। तो ये आपको इस तरीके से करो, हाँ आपके तरीके से किया तो भी आंसर तो आ रहा है, मैं टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ आपको और कुछ नहीं। इफ़ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 90 पैसे परसेंटेज, तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, रेट ऑफ प्रीमियम 90 पैसे परसेंटेज। तो 90 पैसे का मतलब क्या हो गया, देखो 90 पैसे है ना, तो 0.90, सिर्फ 90 परसेंटेज होता तो 90 लिखता, पर 90 पैसे परसेंटेज है तो 90 पैसे फिर परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है। तो 90 पैसे को कैसे लिखने का, 0.90। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम, किस पे निकलता प्रीमियम, पिरामिड में क्या था, प्रीमियम के ऊपर पॉलिसी वैल्यू था, तो यहां पे पॉलिसी वैल्यू रेट ऑफ प्रीमियम, पॉलिसी वैल्यू अपना है 1,80,000 और रेट ऑफ प्रीमियम में 0.90 अपॉन 100। बोलो अभी स्मार्ट वर्क क्या रहेगा, देखो ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 2 के बाद डेसिमल है बेटा, 0.9 लिखते तो भी चलता था अपना, तो ये क्या आएगा 1800 इंटू 0.9 के पॉइंट के आगे जीरो लिखो, कट भी कर सकते हो ना, तो 0.9 या फिर 0.90 एक ही बात है। अब एक जीरो से ना, एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो 180 इंटू 9, अरे एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा डेसिमल, तो 180 इंटू 9। अब बताओ 18 9 जा कितना होता है, 18 9 जा। अब अगर 20 तक टेबल आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता फिर क्या करोगे, वैदिक मैथ्स बताओ उनको, वैदिक मैथ्स। 18 10 जा कितना होता है, 18 10 जा होता है 180, बट अपने को 9 जा तक ही जाना है ना, तो एक बार 18 रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसमें 18 रिड्यूस कर लो, कितना आया 162। अरे समझा कि नहीं, 162, 18 एक माइनस कर दो तो आया 162 और एक जीरो भी था, तो 1620 रुपये ये अपना प्रीमियम है। आंसर इधर लिखा हुआ था, मैंने रफ किया था, देखो कितना आया 1620, आपका आंसर प्रॉपर है। कुछ कुछ कैलकुलेशन मुझे मालूम है कि आपके कैलकुलेटर नहीं है ना अलाउड, तो मैथ्स तो थोड़ा बोरिंग लगता है बेटा, मानता हूँ मैं, पर क्या करें एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो हमें फिर वही प्रैक्टिस करनी रहेगी जो ना, अभी कैलसी नहीं चला सकते, नहीं सर अभी कैलकुलेटर यूज़ करते, बाद में एग्जाम में अपन बिना कैलसी के करेंगे, तो बेटा बहुत गलत कर रहे हो फिर आपको मोबाइल या कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। हाँ करने के बाद फिर चेक करने के लिए कर सकते हो कि सही किया कि नहीं किया। हैबिट जैसा अभी बनाओगे ना राइटिंग प्रैक्टिस में, वही एग्ज़ाम में भी बनने वाली है, तो आपको यही सब मेथड फॉलो करना है, जितना इजी हो उतना करना है, और बेस मजबूत होना चाहिए और कुछ नहीं। आगे बढ़े हम लोग, ये समझ में आ गया रहेगा आपको। क्या बोला है सेकेंड, फाइंड द प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी वर्थ ₹12,50,000। तो बेटा प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है 1250 एट 3%। अब रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट चाहिए, पर रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है एट 3%। इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये क्या है, इंश्योर्ड परसेंटेज है, प्रॉपर्टी कितने का आपने पॉलिसी निकाला है, तो 80% पॉलिसी निकाला है, वही अपना मेथड रहेगा लिखने का। जल्दी लिखो साथ में, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मारूंगा इधर, अभी आपको पहला क्वेश्चन सिस्टमेटिक बताया मैंने आपको, तो 12,50,000। अब मुझे चाहिए पॉलिसी वैल्यू कितना है, कि पॉलिसी वैल्यू से ही अपने को प्रीमियम निकलेगा ना, तो पॉलिसी वैल्यू क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू इंश्योर्ड परसेंटेज, वो लिख देना आप एग्जाम में। तो प्रॉपर्टी वैल्यू 12,50,000 और इंश्योर्ड परसेंटेज कितना है 80%।
करें यहाँ पे 80%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 3 0 है, ये लिख दिया 3 0। अब 8 का मल्टीप्लाई तीनों में करना है, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 कितना होता है 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 कितना होता है 10। तो बेटा ये आ रहा है 10 लाख रुपए का पॉलिसी कराया आपने। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम चाहिए अपने को, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ये। तो प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू 10 लाख इंटू रेट ऑफ प्रीमियम इज 3%। अंडरस्टूड? कितना आया बेटा ये 30,000 इज द फाइंड द प्रीमियम। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अंडरस्टूड? कितना था क्वेश्चन, देखो ये लिखा भी है 30,000, आंसर आ चुका है 30,000 अपना। ये मार्च 2019 में है ना, तो वो टाइम पे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछते थे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स के लिए था। अभी तो आपको सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में और 4 मार्क्स के। तो ये आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन बेटा, 1 नंबर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था मार्च 2022 में, आई थिंक 4 मार्क्स के लिए आया था। ए वेयर हाउस वैल्यूड एट ₹40। बेटा सबका ध्यान यहाँ पे, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक वेयर हाउस है जिसकी वैल्यू है 40,000, कंटेन गुड्स वर्थ ₹240। मतलब अपने पास वेयर हाउस भी है, वेयर हाउस भी है, ठीक है, और इसके अंदर गुड्स भी पड़े हुए हैं। 2 चीजें, गुड्स भी अंदर है और वेयर हाउस तो है ही। और वेयर हाउस की कीमत कितनी है 40,000। क्या बात है सर, वेयर हाउस, इतना बड़ा वेयर हाउस और उसकी कीमत सिर्फ 40,000 और गुड्स की वैल्यू 2,40,000। हो सकता है ना बेटा, अलमारी के अंदर सोना चांदी रखते हैं कि नहीं, तो जो गुड्स की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है वेयर हाउस से, उसमें क्या है, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो 240 आपकी गुड्स की वैल्यू है। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹16,000 एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब आपने देखो पॉलिसी निकाला है, द वेयर हाउस की पॉलिसी निकाली है कितनी 16,000 की, एंड गुड्स की पॉलिसी निकाली है 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, दोनों की पॉलिसी निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी 2 हो गया कि वेयर हाउस भी है और गुड्स भी है। तो आप मेरा समरी चार्ट बना सकते हो। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले लिखने का यहाँ पे वेयर हाउस, ठीक है, फिर लिखने का गुड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है वेयर हाउस की प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000 एंड गुड्स की वैल्यू दी हुई है 2,40,000। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी वैल्यू। अगर पॉलिसी वैल्यू की बात करें तो वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 16,000 एंड गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। तो 2,40,000 का 90% कर लो, कितना आएगा 3 0, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 2 जा 18, 19 20 21, तो आ रहा है 2,16,000। तो दोनों का पॉलिसी वैल्यू भी मिल गया अपने को। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं लॉस की, लॉस की। तो लॉस कितना हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है अपना, पहले तो गुड्स की बात हो रही है। तो गुड्स में नुकसान कितना हो गया 80,000 का जल के राख हो गया, 80,000 का गुड्स। तो गुड्स के यहाँ पे लिख दो डिस्ट्रॉयड। कितना डिस्ट्रॉयड हुआ गुड्स 80,000। फिर आगे लिखा है while the remaining goods are destroyed to the 80% of their value due to fire। मतलब जो रिमेनिंग गुड्स, अब पहले रिमेनिंग गुड्स निकालना पड़ेगा। ये तो डिस्ट्रॉयड हो गया, डिस्ट्रॉयड, ओके। अब बताओ रिमेनिंग कितना बचेगा,
प्लीज कमेंट करके बताना कि अगर 80,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो कितना गुड्स बच गया, कैसे मालूम पड़ेगा। 2,40,000 की प्रॉपर्टी वैल्यू थी गुड्स की, जिसमें से 80,000 का जल गया, तो रिमेनिंग कितना आ गया 2,40,000 माइनस 80,000 कम्स टू रुपीज 1,00,000 कितना 1,60,000। इतना गुड्स रिमेनिंग है, तो इसकी वैल्यू भी डाउन होगी। वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू द 80% ऑफ देयर वैल्यू, डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू, 80% इसका भी डाउन हो गया, तो वापस से कितना डिस्ट्रॉय हुआ, जो रिमेनिंग गुड्स था वो 80%। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा मैं कर रहा हूं, ड्यू टू फायर। तो ये 0 0 0 0 गया, 3 0 आ गया, ठीक है। अब 16 8 जा, बेटा 16 8 जा कितना होता है सर, 16 8 जा नहीं मालूम सर, चलो जाने दो। 16 10 जा कितना होता है, 16 10 जा सर वो तो मालूम है 160 होता है सर, 16 10 जा तो किसको ही पूछ लो 160 होता है। अब 8 जा चाहिए अपने को, अपन ने 10 जा निकाला, 2 कदम आगे बढ़े अपन, और 16 1 जा 16 होता है, 2 कदम मतलब 32 की वैल्यू, 32 वैल्यू तक आगे चले गए, तो आप 32 को माइनस कर लो ना, इधर कितना आएगा, ये थोड़ा सा वैदिक ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, कितना 128, तो बेटा ये 128 आता, 16 8 जा 128, तो आ गया 1,28,000। तो टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो गुड्स में लॉस कितना हुआ टोटल 80,000 प्लस 128 कम्स टू 2,08,000। यहां तक क्लियर है। फिर आगे द डैमेज टू द वेयर हाउस, अब वेयर हाउस की बात हो रही है कि वेयर हाउस में डैमेज कितना हुआ, तो वेयर हाउस में आपका डैमेज हो रहा है, कितना हो रहा है डैमेज, 8,000 के डैमेज हुआ है, ओके। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, टोटल अमाउंट कितना क्लेम करोगे। एक काम करते हैं, इधर टोटल है ना, टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू बताओ कितना आता है, टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, ये प्लस करो कितना आता है। या तो अलग अलग भी निकाल सकते हो क्लेम, वेयर हाउस का अलग से, गुड्स का अलग से, और फिर कर लो आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसमें नहीं पढ़ते अपन, यहाँ तक क्लियर है अपने को, लॉस भी मिल गया। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लेम कैसे निकालेंगे। क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम मीन्स अमाउंट डिमांडेड बाय अ पर्सन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जिसने भी पॉलिसी निकाली है ना, वो है ना एट द टाइम ऑफ लॉस एक स्टेटमेंट बना के देगा कंपनी को कि कंपनी मेरा इतना नुकसान हुआ है, मुझे पैसे दो। अब वो क्लेम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, क्लेम कितना मिलना चाहिए बेटा, क्लेम है ना प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए कि आपने पॉलिसी कितना निकाला है और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना था। सपोज 100 रुपये की प्रॉपर्टी वैल्यू है, 100 रुपये की, हाँ ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, 100 रुपये की प्रॉपर्टी वैल्यू है और आपने सिर्फ 80 रुपये की पॉलिसी निकाली है। तो सपोज अगर नुकसान हुआ है मेरा 50 रुपये का, तो सर अगर 50 का नुकसान हुआ है और आपने पॉलिसी तो 80 का निकाला है, 80 रुपये का निकाला है, तो पूरा पैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मतलब आप 100 रुपये का प्रॉपर्टी की देख रेख में आप सिर्फ 80 रुपये की पॉलिसी निकाल रहे हो, तो आपने सिर्फ 80% ही पॉलिसी निकाला ना, तो लॉस भी आपको सिर्फ 80% ही क्लेम करने को मिलेगा, 80% पूरा नहीं मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा, आप अपने फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू, ऊपर रहेगा हमेशा पॉलिसी वैल्यू, नीचे रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू। याद रखने का टेक्निक ये होता है कि प्रॉपर्टी कभी भी हवा में नहीं होती, वो ज़मीन से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अपने को क्या रखना पड़ेगा, नीचे प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी वैल्यू और ऊपर आएगा बेटा पॉलिसी वैल्यू, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ लॉस। तो
तो बेटा पूरा लिखो ऐसा, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ लॉस। क्योंकि सिर्फ लॉस लिखते ना, लॉस, तो वो लॉस नहीं, वो 100 दिखता है कभी कभी गलती से, आदत पड़ गई ना अपने को अकाउंट्स करते करते। तो क्या लगता है, अगर सिर्फ लॉस लिखता मैं तो वो 100 जैसा दिखता है कि भाई इंटू 100 करना है क्या। भाई एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि मैंने बहुत सारे बोर्ड पेपर चेक किए बच्चों लोग के, तो कुछ मिस्टेक ऐसा आ जाता है कि भाई इंटू 100 कर लिया उसने। तो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू अमाउंट ऑफ लॉस, क्या आएगा बेटा, अमाउंट ऑफ लॉस। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है जिसमें बंदे को प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा लॉस का, पूरा पैसा लॉस का नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोला था कि फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। चलो टोटल अमाउंट अपन क्लेम करते हैं। तो क्लेम का फॉर्मूला क्या है, अब मुझे क्लेम चाहिए, तो क्लेम का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई लॉस। अगर मैं वेयरहाउस की बात करूं तो वेयरहाउस में कितना अपन क्लेम करेंगे, तो वेयरहाउस का पॉलिसी वैल्यू है 16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है वेयरहाउस का 40,000 एंड जो लॉस की वैल्यू है वो है 8,000। तो क्या आएगा, इधर 3 0 गया, फिर 8 के टेबल में आएगा 14, नहीं ना, क्या आएगा, यस 8 5 जा 40, हाँ इधर 1,000 आ गया और कैंसिल होएगा ये 5 से, 5 2 जा 10, बेटा 3,200 आ रहा है, 3,200। लॉस हुआ था 8,000 का, पैसा मिलेगा 3,200। यहाँ तक क्लियर है। इधर भी बताओ क्लेम कितना आएगा, पॉलिसी वैल्यू 2,16,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 मल्टीप्लाई टोटल लॉस कितना है 2,08,000। ये 3 0 गया बेटा, 216 और 240, पता है ये 240 का 90% हुआ था 216, मतलब कि अगर रेशियो की बात करें ये तो 0.9 होगा, ये 90% है, मतलब 90% 240 का कितना होता है 216। तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे इसको कि ये ना ये कट करो 0.9 आना चाहिए वो, कि 90% ही था वो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। ये डिवाइड करके देखना 0.9 ही आएगा। तभी 0.9 मतलब क्या होता है 9/10, ठीक है जाने दो, काम करो मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.9 है ना, एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा 9 इंटू क्या बचा 20800 मल्टीप्लाई करें अभी इधर 187,200। तो टोटल क्लेम कितना आ जाएगा, टोटल क्लेम 3,200 प्लस 187,200, तो आएगा इधर 400 हो जाएगा, ये 190,400। ठीक है बेटा, 88 90 190,400। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट आप समझ में आ गया रहेगा आपको किस तरीके से इसको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आ गया आपका 1,90,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इसके अंदर। ए बिल्डिंग इज इंश्योर्ड for 75% of its value. The annual premium at 0.70% amount to rupees 2625। ये क्या लिखा है 2625, ये दिया है एनुअल प्रीमियम का वैल्यू दिया हुआ है और प्रीमियम का रेट भी दिया हुआ है 0.70%, दोनों दिया हुआ है। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। थोड़ा उसको समराइज करते क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी हो, पॉलिसी वैल्यू क्या होगी 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू अपने को पता नहीं,
एनुअल प्रीमियम दिया हुआ है और प्रीमियम का रेट भी दिया हुआ है। अच्छा, प्रीमियम दिया है और रेट दिया है, तो प्रीमियम के ऊपर कौन था? पॉलिसी था, तो उससे पॉलिसी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं अमाउंट ऑफ प्रीमियम का, फॉर्मूला क्या है इसका? पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रीमियम, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने। अब अमाउंट ऑफ जो प्रीमियम है वो दिया है 2625, पॉलिसी वैल्यू पता नहीं, बट रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 0.70%, तो 0.70 अपॉन 100, ठीक है ना, 70 पैसे वो, तो 0.70%, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो मिल जाएगा अपने को पॉलिसी वैल्यू 2625, ये 100 उधर जाएगा, इंटू 100 इक्वस टू पॉलिसी वैल्यू। अच्छा, 0.70 को 0.7 लिख सकते हैं कि नहीं वो बताओ? डेसिमल के आगे कुछ भी जीरो लिखा हुआ है उसको हटा सकते हैं अपन नॉर्मली, तो 0.7 इज इक्वल टू 0.70। अच्छा, अभी क्या करेंगे इधर, ये 262500 हो गया, 0.7 उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। अब पॉइंट को हटाने के लिए इंटू 10, ऊपर भी इंटू 10 करेंगे, तो बताओ पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी? यह आएगा 262500 अपॉन 7, बताओ 7 के टेबल में आएगा ये, देखना पड़ेगा। 7 3 जा 21, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, 52, तो 7 7 जा 49, 50 51 52, फिर 3 बचा 35, 7 5 जा 35, तो कितना आ रहा है? 375 और 3 0 था, यह आ गया आपका पॉलिसी वैल्यू 375। ये आ गया पॉलिसी वैल्यू आ गया। अब पॉलिसी निकाला आपने 75% ऑफ इट्स वैल्यू, तो बेटा इसके थ्रू है ना अपना प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे निकालता हूँ मैं प्रॉपर्टी वैल्यू। फॉर्मूला क्या है पॉलिसी वैल्यू का? प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू इंश्योर्ड परसेंटेज। पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है 3,75,000, वैल्यू पुट करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है। प्रॉपर्टी वैल्यू तो चाहिए अपने को। सर ये क्यों निकाल रहे हो आप प्रॉपर्टी वैल्यू? भाई साहब क्लेम पूछा है, क्लेम, और क्लेम के फॉर्मूले में प्रॉपर्टी वैल्यू भी लिखनी पड़ती है 75%। तो 25 का टेबल आता है आपको, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, फिर 4 को यहाँ ले लो, 375 इंटू 4, और 3 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इंटू 4 करेंगे, 0 कैरी 1, 5 000 इक्वस टू प्रॉपर्टी वैल्यू। तो बेटा 5 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई। नुकसान कितना हुआ है? इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, तो अमाउंट ऑफ डैमेज, हाँ डैमेज कितना हुआ देखो 60%। किसका 60%? ऑलवेज प्रॉपर्टी वैल्यू का होता है। प्रॉपर्टी डैमेज हुई ना, थोड़ी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट डैमेज हुआ है बेटा, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। तो प्रॉपर्टी डैमेज हो तो प्रॉपर्टी पे निकालेंगे 60%। तो 5 लाख का 60%, 3 लाख हो गया, लॉस हो गया ये, तो लॉस का अमाउंट भी आ गया। भाई साहब अभी कर लोगे आप अमाउंट ऑफ क्लेम,
तो अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू दिया है 3,75,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 3 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। ये 5050 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25, 75 इंटू 3 कितना होता है, हाँ 5 3 जा 15 का 5 करी 1, 7 3 जा 21 और 22, इट्स कम्स टू 2,25,000। 3 लाख का नुकसान हुआ है, बट आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 75%, ठीक है ना। तो 3 लाख का 75% कितना होता है, 2,25,000 रुपीज़। कितना था, 75% था, कितना था, चेक करिएगा एक बार। हाँ, पॉलिसी कितना निकाला आपने, 75% की, तो आपका लॉस का भी कितना होगा, 75%। एक बार चेक करता हूँ मैं, 3 लाख का 75% कितना हुआ, 25 3 जा 25 4 जा, फिर 4 से ये जाएगा 28, हाँ हो रहा है ना 225, मैच हो रहा है कि नहीं बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलिसी 75% की है, तो लॉस भी 75% ही मिलेगा अपने को। पूरा लॉस अपन क्लेम नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, तो 75% करना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। सही किया अपन ने पूरा अच्छे से इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, फॉर वॉट अमाउंट शुड ए कार्गो वर्थ ₹25,350 बी इंश्योर्ड सो दैट in the event of total loss its value as well as the cost of insurance may be recovered। मतलब पूरा लॉस भी कवर होना चाहिए और जितना आपने प्रीमियम भरा था, जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बेटा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को अंडरलाइन करो, वहाँ लिखो प्रीमियम। प्रीमियम ही तो होता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो आपने प्रीमियम भरा वो भी कवर होना चाहिए और जो आपका लॉस है वो भी कवर होना चाहिए। और रेट ऑफ प्रीमियम दिया 2.5%। क्या लिखा है यहाँ पे, कार्गो की वैल्यू दिया 25,350, तो प्रॉपर्टी वैल्यू 25,350, इसका इंश्योरेंस निकाला है, तो लॉस होगा तो इसका वैल्यू भी और प्रीमियम भी कवर होना चाहिए। अच्छा, प्रीमियम कितना, 2.5%। अब पहले ये देखते हैं कि पॉलिसी कितने की निकाली रहेगी अपने को। पॉलिसी सिर्फ इतना मुझे बताओ, क्या इससे ज़्यादा की पॉलिसी निकालेंगे कि 100% पॉलिसी निकालेंगे, वो बताओ। जितने की प्रॉपर्टी है ना, उतना अगर पूरा का पूरा पॉलिसी निकालते हो तो आपका सिर्फ लॉस ही कवर होगा ना। जो प्रीमियम भरा वो तो नुकसान हो गया अपना, वो कैसे कवर होगा। आपको प्रीमियम भी कवर करना है और साथ में लॉस भी कवर करना, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा का आप पॉलिसी निकालोगे, इससे ज़्यादा का। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट पॉलिसी वैल्यू बी ₹X। पॉलिसी वैल्यू आपका X है, ठीक है। तो आपका प्रीमियम कितना होएगा, प्रीमियम रेट ऑफ प्रीमियम वो आपको दिया 2.5%। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आएगा, X का पॉलिसी वैल्यू का 2.5%। तो ये कितना हो गया ₹। अगर मैं इंटू 10 करूँ तो 25 हो गया, 25x। अरे पॉइंट को हटाने के लिए मैंने किया, पॉइंट को हटाने के लिए इंटू 10 किया, इंटू 10 ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम।
अब जो अपना क्लेम है, क्लेम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ऊपर आएगा पॉलिसी वैल्यू, नीचे आएगा प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। अब क्लेम पूरा कवर होना चाहिए आपका, पूरा कवर। अब कितना क्लेम करोगे आप, बोलो। जब भी नुकसान होगा तो आपको क्लेम कितना करना है, तो क्लेम में अपना है ना, ये लॉस भी कवर होना चाहिए, लॉस भी कवर होना चाहिए, प्लस प्रीमियम भी कवर होना चाहिए, लॉस प्लस प्रीमियम। और पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू अपने पास x, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 25,350, और लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अपना, या लॉस लिख दो, लॉस कितना होगा, जो भी होगा लॉस अपना, जो भी लॉस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन। और लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है प्रॉपर्टी का, 25,350 हो सकता है, तो यहाँ भी आप 25,350 लिख सकते हो, दोनों कवर होना चाहिए। अब बेटा इसमें कैसे इक्वेशन बनेगा ताकि ये सॉल्व होगा। चैलेंजिंग तो वही कि सभी इक्वेशन कैसे बनाए, यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये सब आ गया, ये सब कुछ हो गया। अब इक्वेशन कौन सा बनेगा और सॉल्व कैसे होगा, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। बताओ कैसा होना चाहिए। सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है अपने को 25,350, बोलो इसको सॉल्व करेंगे तो x मिसिंग है, 25,350, लॉस पता नहीं क्या है, प्रीमियम क्या है, प्रीमियम किया 25x/1000, वो लिख देंगे यहाँ पर भी। तो लॉस का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा अपने को, कितना लॉस का वैल्यू लिखेंगे वो भी समझ में आना चाहिए था, इधर भी लॉस है इधर भी लॉस है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इतना बता दो मेरे को आप। चलो प्रीमियम कितना लिखो, 25x/1000, लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है 25,350, तो इधर भी क्या लिख सकते हैं लॉस के जगह पे 25,350, तो कितना x बचेगा इधर, तो क्या आएगा ये 1000, यहाँ पे जाएगा तो काम करो 25,350 यहाँ ले लो, x माइनस 25x/1000, 25,350 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1000x माइनस 25x/1000, कितना आएगा इधर 25,350 इंटू 1000, इसका कितना आएगा माइनस करेंगे तो 975 x/1000, 25 का टेबल आता है, बताओ क्या आएगा इधर 975, 25 3/75, 225, 9 जाएगा 39, 40 हो गया। अभी ये 3 से जाएगा दोनों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 13 से ये जाएगा, 13 से 13 6 जा 65, तो 65 इंटू 40 कितना होएगा 26,000। आया समझ में आपको ये। तो इस तरीके से करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड था इसमें, बट आंसर कितना आएगा बेटा 26,000। देख लो 26,000।
समझ में आया आपको बेटा? ये कैलकुलेशन हो तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा। मानता हूँ मैं, यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। क्लेम मतलब क्या करेंगे अपन, लॉस का भी और प्रीमियम का, दोनों का क्लेम करने वाले अपन। और यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, जितना प्रॉपर्टी वैल्यू है, तो पुट कर लो, वो हो जाएगा इधर कैलकुलेशन। एक्स कितना आ गया, 26,000 रुपीज़। आई थिंक ये समझ में आ गया रहेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एक बार वापस ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। अच्छा, ये मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर है। देखो बेटा, मार्च 2023, एन एजेंट प्लेस इंश्योरेंस फॉर ₹4 lakh on life of a person. The premium is to be paid annually at the rate of 35 per thousand per annum. Find the agent commission at 15% on the premium. तो यहाँ पे ना एजेंट ने इंश्योरेंस निकाला 4 लाख का ऑन लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो पॉलिसी वैल्यू 4 लाख, प्रीमियम इज टू बी पेड एनुअली, तो रेट ऑफ प्रीमियम ₹35 पर थाउजेंड। 35 पर थाउजेंड मतलब पर थाउजेंड, ठीक है, पर एनम। अगर 35% होता तो 35/100 या 35 पर थाउजेंड बोला है और पर एनम। तो पहले तो प्रीमियम निकालो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकलेगा पॉलिसी वैल्यू पे, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 35 पर थाउजेंड, $140 और 2 0, ठीक है। तो 14,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम चेक कर लो एक बार, सही है कि नहीं है। 3 0 3 0 गया, 35 4 जा कितना होता है, 35 का डबल होता है 70, 70 कितना 140, 2 0। फिर एजेंट्स कमीशन, कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीमियम। प्रीमियम 14,000, तो कितना कमीशन है, 15%। कितना आएगा देखो, 15 0 0, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 1 जा 15, 15 और 6 कितना होता है 21। इतना आ जाएगा बेटा एजेंट कमीशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। चलिए याद रखना कि 35 पर थाउजेंड मतलब 35/1000 और पर एनम करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो मार्च 2024 में आया हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम। द बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। द एनुअल प्रीमियम एट 0.70% अमाउंट टू रुपीज इतना। बेटा पॉलिसी निकाला आपने 75% इसका, प्रीमियम दिया हुआ है 2625 और रेट भी दिया हुआ है 0.70। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। कितना क्लेम करोगे। प्रॉपर्टी वैल्यू का भी पता नहीं है, पॉलिसी वैल्यू पता नहीं है। अभी क्वेश्चन आपने जस्ट किया था ऐसा क्वेश्चन। आपको सबसे पहले है ना प्रीमियम का रेट दिया हुआ है और प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है, तो आप क्या निकालोगे पता है, पॉलिसी वैल्यू आ जाएगी कि प्रीमियम पॉलिसी पे निकलता है। तो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। सर आप एक्स लेके नहीं बताते, एक्स अज्यूम करके, बेटा कन्फ्यूजन होता है एक्स लेके करते हो, तो यही करो ना, सबसे अच्छा मेथड है ये। अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो दिया है वो 2625 है, पॉलिसी वैल्यू पता नहीं, और रेट दिया 0.70%। क्लियर है। इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करना तो आपका पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, मैं आपको बता देता हूँ किधर किया था अपन ने। ये वाला क्वेश्चन देखो,
दिख रहा है आपको ये 2625। सेम क्वेश्चन किया था अभी अपन ने। हाउ मच डेट की क्लेम बोला, ये भी 60% बोला हुआ है। तो बेटा एक क्वेश्चन किया हुआ है, कौन से ईयर में आया था ये क्वेश्चन? जुलाई 2022 में, और फिर मार्च 2023 में भी आ गया क्वेश्चन। देखो ये मार्च 2023 नहीं, मार्च 2024 में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। आप बोले सर जुलाई में एग्ज़ाम कौन सी होती है? जुलाई में जो रिपीटर होते हैं ना उनके लिए एग्ज़ाम होती है, तो उसके क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी करके जाने का। ठीक है, वो कुछ भी हो, सब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है बेटा, आप देख सकते हो पूरा का पूरा। तो ये आप कर लेना, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, दोबारा नहीं होना चाहिए। अब ये सर ये भी तो क्वेश्चन सेम ही है मार्च 2025 में, ये लास्ट अटेम्प्ट का, देखो लास्ट अटेम्प्ट का ये भी सेम ही है। ए हाउस वैल्यूड एट ₹8 लाख, बट यहाँ पे तो एजेंट कमीशन बोला है, अलग है, क्लेम नहीं बोला है। तो क्वेश्चन एक जैसे दिख रहा है यहाँ पे, देखो ए हाउस वैल्यूड एट ₹8 लाख, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है बताओ? प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है ₹8 लाख एट 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या आ जाएगा? आपने 75% का निकाला है, तो 8 लाख इंटू 75%, 25 3 जा 25 4 जा 4 2 जा 8 3 2 जा 6, बेटा 6 लाख आ जाएगा आपका क्या? पॉलिसी वैल्यू। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम दिया 0.80%, तो रेट ऑफ प्रीमियम दिया तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ जाएगा। तो अमाउंट इज ऑलवेज, प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। तो 6 लाख का कितना आ जाएगा? 0.80%। ये 20 कैंसल, और बेटा ये 60 ना, ये 2 के बाद डेसिमल है, तो 60 इंटू 80 लिख सकते हो। ये 2 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो 60 इंटू 80 कितना होता है? 4800। कुछ भी करो 4800 ही आएगा आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम। फिर बोला एजेंट का कमीशन 9% है, तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना आएगा जल्दी बताओ? इतना सिंपल क्वेश्चन बेटा। कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीमियम, तो 4800 मल्टीप्लाई, कमीशन का रेट दिया हुआ है 9%, कैंसल, कितना आ जाएगा इधर? 43, 432 आ रहा है, 9% कमीशन इसका 432, सही है ना? ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आई थिंक आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट खत्म हो गया बेटा, पूरा इंटायर इंश्योरेंस वाला पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया रहेगा। अभी अपन करते हैं एन्युटी वाला पार्ट, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, गारंटी के साथ लग रहा है कि एक क्वेश्चन इन लोग एन्युटी वाला देंगे जो 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये जो है अपना एन्युटी। अब बेटा एन्युटी क्या होता है, एन्युटी के बारे में समझते हैं अपन। व्हाट इज एन्युटी? सर हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? स्कूल में भी पढ़ा था। और सर हम लोग ने 11th में एक चैप्टर था कमर्शियल मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैथ्स 2, 11th की बात कर रहा हूँ। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो सर वो और ये क्या है? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको एक फिक्स अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा। यहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, या आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो होता है एन्युटी। एन्युटी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड सुना रहेगा आपने, SIP। तो ये होता है आपका एन्युटी का एग्जाम्पल। जैसे कि समझो आप स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, तो वो टाइम पे अपने को ना पॉकेट मनी मिलता है, मम्मी अपने को पॉकेट मनी प्रोवाइड करती है, और आप इतने अच्छे बच्चे हो ना, वो पॉकेट मनी आप खर्चा नहीं करते, आप पॉकेट मनी को म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। जैसे हर हफ्ते पैसा मिला, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, पैसा मिला, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो ये भी एन्युटी का एग्जाम्पल है। जैसे आपने पॉलिसी निकाला और प्रीमियम भरते हो एवरी ईयर, एवरी मंथ, उसको भी एन्युटी बोलते हैं। आपने समझो EMI पे आईफोन परचेस किया, तो जो आप EMI पे कर रहे हो वो भी आपका एन्युटी का एग्जाम्पल है।
अगर आपने लोन पे ना घर ले लिया और घर का पे कर रहे हो आप हफ्ता ईएमआई, वो भी आपका एन्युटी का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है एन्युटी का, और ये चैप्टर आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है बेटा। जब भी आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी और आप खुद से समझो ना दुनियादारी करने लगोगे, तो वो टाइम पे आपको ये एन्युटी बहुत काम आने वाली है बेटा, याद रखना मेरी बातों को। तो एन्युटी समझते हैं अपन, एन्युटी होता क्या है? एन्युटी का मतलब देखो ऐसा समझना आप कि इन्वेस्टमेंट कोई बंदे को करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो दो तरीका है, या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर लो भाई, लमसम वही इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसको दहेज में पैसे मिलते हैं। अगर शादी कर रहा है नया नवेला दूल्हा, ठीक है ना, उसको कुछ पैसे मिले, गलत है बेटा, लेना नहीं चाहिए। बस समझो मिले, ज़बरदस्ती दिया उसके ससुर जी ने कि भाई अपना होनहार दामाद है तो उनको पैसे देने चाहिए, नहीं तो लगता है कि वो काम धंधा नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने पैसे दिए लमसम। अब ये लमसम पैसे का मैं करूँ क्या? तो मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये नहीं, ये आपके लमसम इन्वेस्टमेंट हुई एन्युटी नहीं हो सकती, ये एन्युटी नहीं है। ये आपका सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है। या भी समझो आपको लॉटरी लगी किधर और पैसे आए लॉटरी के, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करोगे किधर? बैंक में डाल दिया पैसे, वो जहाँ पे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका हो गया एन्युटी नहीं हो गया बेटा। वो क्या हो गया आपका? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। अब समझो आप है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिस्टमैटिक, ठीक है ना, ऑन ए रेगुलर बेसिस, फिक्स डेट पे या फिर हर साल एक फिक्स डेट पे या फिक्स अमाउंट वो आप पेमेंट कर रहे हो बैंक को, उसको बोलेंगे एन्युटी। तो इसको बेटा बोलेंगे एन्युटी। कंफ्यूज मत होना कि एन्युटी क्या होता है। तो ये एन्युटी होगा, ये एन्युटी नहीं होगा लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो मैंने एक एग्जांपल लिया, बोरोइंग भी तो हो सकती है। बोरोइंग जो कर रहे हो तो उसमें कैसे पैसा दे रहे हो? जब आपने बोरोइंग किया और आप समझो पेमेंट हर हफ्ते दे रहे हो उसको, लोन का पेमेंट, तो वो एन्युटी हो गया। और आपने समझो बोरोइंग किया और आप एक फिक्स डेट पे एक लमसम अमाउंट दे दोगे बाद में मैच्योरिटी पे, तो आपका लोन हो गया, वो नॉर्मल हो गया, वो एन्युटी नहीं हुआ। तो एन्युटी में ना पैसे का फ्लो रेगुलर बेसिस पे होता है, वन टाइम नहीं होता। अच्छा, एन्युटी कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ मैंने समरी चार्ट बनाया आप लोगों के लिए ताकि टाइम बचे आपका। एन्युटी बेटा दो टाइप की होती है, एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? समझो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट में आपने डेट डिसाइड की है, वो आपने एंडिंग डिसाइड की डेट, मतलब साल के ख़त्म होने के बाद। जैसे मैंने अभी 2026 आएगा तो मैंने ये सोचा कि अभी 2026 में मैं ये करूँगा ना कि हर साल ख़त्म होने के बाद मैं एक फ़िक्स अमाउंट मेरी बेटी के अकाउंट में डालूँगा, एक फ़िक्स अमाउंट 20 साल तक डालूँगा मैं डिसाइड किया कि जैसे साल ख़त्म होगा तभी। तो मैं इन्वेस्टमेंट एंडिंग में कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर पीरियड के एंड होने के बाद, तो उसको बोलेंगे एन्युटी इमीडिएट। और सोचो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं मैं बिगनिंग में पैसा डालूंगा, बिगनिंग में, तो उसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू। तो शायद रखना आपका जो इन्वेस्टमेंट है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, वो जो हो रहा है सिस्टम, वो एंडिंग में हो रहा है कि स्टार्टिंग में हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप है ना स्कूल के टाइम पे ट्यूशन जाते थे, तो ट्यूशन फीस आप कब पे करते थे? महीना ख़त्म होने के बाद कि पहले? सर महीना ख़त्म होने के बाद पे करते थे हम लोग। महीना ख़त्म हो गया, पेमेंट कर दिया। तो ये हो गया आपका एन्युटी इमीडिएट वाला। अब LIC वाले केस में कोई समझो एजेंट आया मेरे घर पे और मुझे बहुत सारे फ़ायदे बताए मरने के, कि अगर आप ये टाइम पे मरे तो आपके घर वालों को इतना पैसा मिलेगा, नहीं मरे तो इतना पैसा मिलेगा। और मैंने बोला तो अच्छी बात है भाई, चलो करा लेते हैं अपन पॉलिसी। कब भरने का? बोला आपको हर महीने इतना पैसा भरना। ठीक है चलो, मैं महीने के बाद में पैसा भरने आ जाऊँगा। बोला ऐसा नहीं, पहला इंस्टॉलमेंट तुरंत ही भरना पड़ेगा। आज आप चेक दो मुझे तुरंत ही, तब आपका पॉलिसी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, जो आप प्रीमियम भर रहे हो, वो आपको बिगिनिंग में पे करना पड़ता है, स्टार्टिंग में। तो उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। अब इसमें फॉर्मूला देखो क्या है। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। FV मतलब फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? सपोज मैं रेगुलर बेसिस पे हर साल 10,000 रुपये बैंक में जमा करता हूँ, तो मुझे 15 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा?
What would be the maturity value after 15 years if I am investing rupees 15,000 या 10,000 every year? तो एवरी ईयर आप पेमेंट कर रहे हो और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो हर साल खत्म होने के बाद कर रहे हो कि स्टार्टिंग में कर रहे हो? बाद में कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला, और स्टार्टिंग में कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखा है यहाँ पे एन्युटी इमीडिएट का व्हेन रिकरिंग पेमेंट मतलब एन्युटी दैट इज सी। बेटा सी का मतलब होता है यहाँ पे एन्युटी, आप लिख सकते हो सी का मतलब होता है एन्युटी बोलो, ईएमआई बोलो, एसआईपी बोलो, ठीक है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपका सी होता है। इज पेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हम लोग एंडिंग में पेमेंट करते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, ये डिफरेंस है दोनों में। अब देखो फॉर्मूला पूरा सेम है, ये एक्स्ट्रा आ गया फॉर्मूला। क्या पहले ये बताओ फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। जैसा आपने ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा रहेगा 11th में, क्या था, p इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। तो ऐसे ही कुछ ये फॉर्मूला है 1 + i⁻n-1, तो सेम ही है। देखो आई बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे निकालते हैं आई, जो भी रेट दिया है उसको अपॉन 100 कर लो। समझो रेट दिया हुआ है 7%, तो आई कितना आएगा 7/100, इट कम्स टू 0.07। तो आई मीन्स रेट अपॉन 100। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे P 1 + i⁻n-1 कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें P था, P मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो किया हो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो, यहाँ पे P नहीं, यहाँ पे C है अपॉन आई। सेम इज एन्युटी, रेगुलर कितना पैसा दे रहे हो अपॉन आई। आया समझ में, तो आपको फ्यूचर वैल्यू आएगा। और यहाँ पे ना सेम फॉर्मूला, देखो सेम फॉर्मूला, ये एक्स्ट्रा आया है। सर ये एक्स्ट्रा क्यों आया, देखो यहाँ पे आप है ना बिगिनिंग में पैसा दे रहे हो, तो इसके कंपेरेटिवली में इस पे अपने को एक पीरियड का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा ना, एक पीरियड का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो 1 + i तो बनता है ना, 1 + i ज़्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में अपने को। यहाँ पे पैसा क्या, आप बिगिनिंग, दो जने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक एंडिंग में पे कर रहा है, एक स्टार्टिंग में पे कर रहा है, तो जो स्टार्टिंग में पे करे उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा ना, उस पर उसका फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा रहेगा इसके कंपेरिजन में, इसलिए 1 + i यहाँ पे आई, ये लॉजिक है इसका। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहचानने आना चाहिए कि क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है। पहचान पाओगे तो एकदम सिंपल लगेगा आपको ये। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक काम करते हैं ना बेटा, मैं आपको है ना फ्यूचर वैल्यू का पूरा नाम ही बता देता हूँ क्या है, लफड़ा ही नहीं मांगता अपने को, आप अपने बुक में लिख लो। FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, एक्यूमुलेटेड ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, और क्या बोल सकते हैं इसको भाई फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट भी बोलते हैं इसको, अमाउंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। बस यही बोलने का और ज़्यादा नहीं। लोन अमाउंट वगैरह ये सब इसको नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इसको नहीं बोलते बेटा, ये फ्यूचर वैल्यू है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, अमाउंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड। ओके, तो फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 years, मतलब n = 3 years ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। तो मेंशन किया कि पहला टाइप वाला एन्युटी है, एन्युटी ऑफ ₹2000 पर एनम, तो C = क्या आएगा 2000 पर एनम। बेटा हर साल आप 2000 रुपये जमा कर रहे हो, तो 3 साल के बाद कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, 2000 2000 2000, 6000 तो डाले आपने, वो तो मिलेंगे ही, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो 6000 प्लस आंसर आएगा आपका। देखते कितना आता है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10% पर एनम, तो I = क्या आ जाएगा 10/100, बोले तो 0.1 पर एनम। ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है, ठीक है ना, पर एनम में होना चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू बोला था, कितना सिंपल हो गया, C/I
इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, सी इक्वल्स टू 2000, आई इक्वल्स टू 0.1, इन ब्रैकेट 1.1 ना बेटा 1.1 कैसे आया, 1 प्लस आई 0.1 है, आई 0.1 है, पर 0.1 में अपन 1 को प्लस करेंगे तो 1.1, एन कितनी, एन 3 माइनस 1। अब बेटा 0.1 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए इंटू 10 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 10 करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 20,000 और ये पॉइंट हट गया 1। अब मुझे बताओ 1.1 का 3 पावर क्वेश्चन में देंगे ये लोग 1.331 माइनस 1, तो 20,000 इंटू माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस करने आता है डेसिमल का, देख लो एक बार 1.331, 1 को यहाँ लिखेंगे बेटा पॉइंट के पहले वाले में, यहाँ 1 नहीं लिखते, और डेसिमल के नीचे डेसिमल बढ़ा के 3 जीरो लिख सकते हो आप, तो कितना आएगा इधर 0.331। अभी क्या करेंगे सर, अभी बताओ ना, ये पॉइंट वाला बेटा 3 के बाद डेसिमल है ना, तो ये 3 जीरो हट जाएगा पॉइंट हटाने के लिए, तो 20 इंटू 331 0266 आ गया ना, 662 जो मैंने बोला भी था कि 6,000 से ज़्यादा रुपए मिलेगा आपको, जितना पैसा भरा उतना तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा भी मिलेगा। क्लियर है आपको, ये था अपना फ्यूचर वैल्यू का सम। आगे देखते हैं अपन, यहां पे अपने को बोला है फाइंड द रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड, रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या लिखा है, एनुअली इफ द इमीडिएट एन्युटी ऑफ ₹20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू ₹2,60,000 इन 3 years। मतलब क्या, रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बोला हुआ है, मतलब आर चाहिए अपने को। इमीडिएट एन्युटी ऑफ ₹20,000 पर ईयर, मतलब एवरी ईयर 20,000 आप भर रहे हो, वो कितना बन जाएगा फ्यूचर में 3 साल में, तो फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,60,000, कितने साल में 3 years में, मतलब इतना एवरी ईयर हो जाएगा 2,60,000 3 years में। तो क्या बोला यहाँ पे, रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, रेट पूछा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाद में देखेंगे क्या होता है। चलो जो दिया हो करो, C/I 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, फ्यूचर वैल्यू दिया है 2,60,000, C दिया 20,000, आई मिसिंग है 1 प्लस आई पे 3 माइनस 1। अभी ये 3 जीरो 4 जीरो कट गया, 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा 13, आई आएगा तो क्या आएगा 13 आई उधर जाएगा ना 13 आई। अब 1 प्लस आई का क्यूब, 1 प्लस आई का क्यूब क्या होएगा, ए का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको, -1 का -1, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, वो अप्लाई किया 13 आई, 1 का क्यूब 1, ये क्या आएगा 3 आई, ये क्या आएगा 3 आई स्क्वायर, ये क्या आएगा आई क्यूब -1, तो 1 1 कैंसिल, 13 आई। बेटा इसमें आई कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर, तो ये आई कैंसिल, कितना आ रहा है इधर 13 इक्वल्स टू 13, 3 उधर ले लो -3 और आई स्क्वायर प्लस 3i, तो 10 इक्वल्स टू आई स्क्वायर प्लस 3i।
बोलो क्या आएगा? अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाइज भी जा सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं अपन, देखो राइट साइड में क्या लिखा है, i² + 3i, तो 2 का स्क्वायर 4 होता हुआ 4 + 6। एक काम करते हैं, इस 10 को अपन 4 + 6 लिख सकते हैं। थोड़ा सा अलग तरीका बताता हूँ मैं। 4 + 6 क्या होता है? i² + 3i। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, और 6 को लिख सकते हो 3 × 2, i² + 3i। थोड़ा सा मैच हो रहा है, देखो i² + 3i, 2² + 3 2। तो बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड, i की जगह पे वो 2 बैठा हुआ है, हाँ, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, है कि नहीं स्मार्ट एकदम। i = 2, i2, पर आपको क्या चाहिए था? रेट इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 200%। बेटा i में इंटू 100 करोगे तो रेट आएगा, और रेट में अपॉन 100 करोगे तो i आएगा। क्लियर है? तो i2 है तो क्या आया? 200% आ गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। फिर आगे थर्ड वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको करना पड़ेगा यह। मिसेस मेनन प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। शी वॉन्ट्स टू एक्यूमुलेट ए सम ऑफ ₹4 लाख एट द एंड ऑफ 4 years। मतलब 4 साल के बाद शादी है, शादी में जरूर आना बेटा, ठीक है। इनकी बिटिया की शादी है, 4 साल के बाद उसको 4 साल में इतना पैसा जमा करना है, एक्यूमुलेटेड। मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना चाहिए अपने को? 4 लाख की रिक्वायरमेंट है, 4 लाख की। हाउ मच, अच्छा कितने साल में? 4 years में। हाउ मच शुड शी इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ, एंड मतलब वही एन्युटी रेगुलर, एंड ऑफ each year from now if she can get interest compounded at 10% per annum। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 10/100, 0.1। बस इतना बोला। और क्या पूछा आपने को कि कितना एवरी ईयर अपन जमा करेंगे, एवरी ईयर कितना जमा करेंगे, सी का रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सिंपल है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, यही वाला C/I इन ब्रैकेट 1 + i⁻n - 1। फ्यूचर वैल्यू कितना है? 4 लाख का रिक्वायरमेंट है, सी नहीं मालूम, आई दिया 0.1, 1.1 का 4⁻⁻1। अभी आप कर सकते हो कि नहीं बेटा? कर सकते हो कि नहीं? 0.1 उधर जाएगा, ठीक है, 1 0 गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 40,000। 1.1 का 4 पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्राई करना, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब बेटा यहाँ पे अपना ये फिनिश हुआ एन्युटी रेगुलर वाला, एन्युटी रेगुलर वाला। अभी अपन क्या करेंगे पता है बेटा? एन्युटी इमीडिएट को है ना, ये सीए फाउंडेशन में भी टॉपिक है, वहाँ पे इसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। अब एन्युटी रेगुलर हुआ है क्वेश्चन, मैंने एन्युटी ड्यू वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। अब यहाँ पे एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अपन करेंगे। अब बेटा प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है वो समझना, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप है ना एवरी ईयर कुछ फिक्स अमाउंट आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल आपका रिटायरमेंट हो गया, ध्यान देना बेटा जो मैं केस बता रहा हूँ क्या है, कौन सी सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू आता है वो समझना। प्रेजेंट वैल्यू का नाम और क्या है पहले वो भी समझ लो। यहाँ पे मैंने तो लिखा है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को आप बोल सकते हो P, जो आपने सिंपल कंपाउंड में P से डिनोट किया था। तो प्रेजेंट वैल्यू को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है,
या इसको बोलेंगे लोन, या इसको बोलेंगे बोरोड अमाउंट, या इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये इसके नाम है इतने सारे। बोरोइंग हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पे पूछा है, केस सुनना यहाँ पे। सपोज मैं 60 ईयर्स तक पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पढ़ाने के बाद मुझे ना पेंशन मिल रही है, अब पढ़ाना नहीं है, पेंशन मिलेगा, और कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरे को ना हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देंगे। कितना? 10,000 रुपये एवरी मंथ, 10,000 पर मंथ। कितने साल तक देंगे उन लोग? बोलो पेंशन कब तक मिलती है? आजीवन मिलती है, जब तक आप चले न जाओ, ठीक है ना, तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी, 10,000 पर मंथ। तो समझो कंपनी ने देखा कि भाई नारायण सर एकदम फिट है, तो 60 के बाद समझो और भी वो 20 ईयर्स तक रह सकते हैं इस दुनिया में। तो 20 ईयर्स मेरा इन्होंने डिसाइड किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 ईयर्स। इसका मतलब मेरे को 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ मतलब कितना हो गया? 1,20,000 मुझे मिलेगा एवरी ईयर, और वो 20 साल तक मिलेगा, मतलब मुझे 24 लाख रुपए मिलेगा। यस और नो? इतना मिलेगा मेरे को कंपनी से। अब 10,000 रुपये जब मिलते हैं ना, वो ऐसे खर्च होते पता भी नहीं चलता। मेरी इच्छा है कि मैं बुढ़ापे में कई धार्मिक प्लेस पे जाके आऊँ, ठीक है ना। तो मेरा इच्छा था कि मैं जाता हूँ थाईलैंड जाता हूँ, ठीक है, कि भाई इतना अपने जब लेक्चर में इतना बिजी रहता हूँ तो मैं जा नहीं पाया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं थाईलैंड पटाया वगैरह जाके आऊँ। अब 10,000 में क्या होगा? कैसे पटाया जाऊँ? ठीक है। तो मैंने उनको बोला कंपनी को, कंपनी मेरे को है ना वन टाइम पैसा चाहिए, ये मेरे को टुकड़ों में नहीं जीना, ठीक है ना, वन टाइम अमाउंट मेरे को दो आप। मतलब 24 लाख बनता है मेरा, तुम बोले 20 साल तक दोगे, चलो दो 24 लाख रुपए दो। बोला भाई ऐसा नहीं होता, आप तो प्रोफेसर हो मैथ्स के, ठीक है ना, ऐसे कैसे मैं दे दूँ 24 लाख? क्या मैं 24 लाख एक साथ देने वाला था आपको? मैं तो आराम से आपको 10,000 देने वाला था एवरी मंथ। वो हो जाएगा 24 लाख, वो अलग बात है। 20 साल में कितना हो जाएगा? 24 लाख तक देना है मुझे आपको। बट आप वन टाइम देना चाहते हो ना, तो हम आपको 24 लाख में थोड़ा कम देंगे, समझेगी नहीं? तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स एन्युटी जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है, जो मुझे फ्यूचर में हर महीने 10,000 मिलने वाला था, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? उसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे लिखा तो नहीं है मैंने मीनिंग, पर समझ जाना। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स व्हाट? इट मीन्स द वैल्यू of annuity which is to be received after a particular period of time on a recurring basis। तो उसका आज का वैल्यू क्या होगा? उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अंडरस्टूड? तो मुझे ऑब्वियसली 24 लाख से कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला देखो याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला C/I। वैसे फॉर्मूले में क्या था? 1 + i⁻n−1 क्या था? 1 + i⁻n−1, पर यहाँ पे 1 पहले आ जाएगा, तो 1 - 1 + i⁻n। अरे समझ रहा है कि नहीं बेटा? तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 + i⁻n, क्या आएगा? -n आ जाएगा। मैं आपको याद करवाता हूँ इसको। आपको एक चैप्टर में ना 3 फॉर्मूले याद करने, बस 3 फॉर्मूले। देखो कैसे कैसे फॉर्मूले, समझो अच्छे से। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक है ए, एक है पी, और एक और है मैं आपको बताता हूँ, याद कर लो। देखो कैसे याद करना है। ए मतलब अच्छा वाला फॉर्मूला, C/I इन ब्रैकेट 1 + i⁻n−1। ए बोले तो अच्छा, फ्यूचर वैल्यू, ए मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गया। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो पी में भी वो सेम फॉर्मूला ही है, फर्क क्या पता है? ये 1 पहले आ जाएगा ना, 1 इधर पहले, तो 1 + i पागल हो जाएगा। 1 + i क्या हो जाएगा? पागल। और पागल मतलब सोच नेगेटिव होगी उसकी, उसका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया,
1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, पी मतलब पागल, तो ये पागल वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, और ये अच्छा वाला फॉर्मूला, ऐसे याद रखना। तो ये पागल और ये अच्छा। आप दोनों में रिलेशन देखना, रिलेशन, तो दोनों के रिलेशन का फॉर्मूला है ये वाला, PAC, पैक। PAC क्या होता है? पैक। तो ये पैक वाला फॉर्मूला क्या देखो, 1/p माइनस 1/a इक्वल टू I/c, I/c, ठीक है ना, ये एक रिलेशन वाला फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने। सर आपने बताया था कि 2 टाइप की एन्युटी होती है, आपने बोला ये 3 फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हमने याद कर लिया, ओके। बट सर दूसरे टाइप का भी तो एन्युटी है, एन्युटी ड्यू भी तो है। अगर एन्युटी ड्यू वाला आया तो, अगर आप इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग में पे कर रहे हो तो क्या सेम फॉर्मूला है? यस बेटा, सेम फॉर्मूला है। फ़र्क क्या पता है? जहाँ जहाँ सी है ना, सी, वहाँ पे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करने का। जहाँ पर भी सी है ना, सी, वहाँ पे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करने का। इधर सी किधर है? नीचे, तो यहाँ पे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करने का। तो लॉजिक यही है कि जहाँ जहाँ सी मिला उधर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एन्युटी ड्यू में आपका एक पीरियड का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो जब एन्युटी पे करते हो, इंस्टॉलमेंट पे करते हो एवरी मंथ, तो उस पर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये फॉर्मूला बन गया आपका एन्युटी ड्यू वाला, तीनों फॉर्मूला है। तो ऐसे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है चैप्टर में। हाँ, ये फॉर्मूले याद रहेंगे अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़े से और क्वेश्चन है, फिर ये अपना ख़त्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर इतना मेहनत से किया अपन ने। हाँ, 2014 2017 में आया, बिकॉज देखो 2022 23 24 25 में तो सम आए ही नहीं। मैं ऐसा बोलूँ कि भाई कोविड के बाद तो क्वेश्चन आए ही नहीं एन्युटी के, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो इस बार एन्युटी के क्वेश्चन आ सकते, सिर्फ इंश्योरेंस के क्वेश्चन आ रहे थे बार बार। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट, नॉर्मल वाला केस है, और 18,000 पर एनम। तो एन्युटी कितना दिया हुआ है? एन्युटी 18,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो एन इक्वल टू 3 ईयर्स एट 9% पर एनम, तो रेट इक्वल टू आ जाएगा 9% पर एनम। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको, P इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। देखो पागल वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? सिर्फ वैल्यू पुट करना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। 9% मतलब आई कितना होएगा? आई होएगा 9/100, 0.09 सर, ओके। तो 0.09 ब्रैकेट में 1 माइनस 1.09 पे -3 पावर, जो क्वेश्चन में दिया है। देखो देंगे ये लोग, कैलसी तो आपके पास है नहीं, तो 1.09 का -3 पावर दिया हुआ है। अच्छा, अभी ये पॉइंट हटाने के लिए इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करें तो ये 18 लाख हो गया, और नीचे पॉइंट हट गया 9 हो गया। 1 माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है? 0.7722, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ओके। 9 2 जा 18, तो ये आ गया 2 लाख। और इसको माइनस करने आता है क्या? बोलो 1 से माइनस करना है, 7722, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 7 2 2 0, तो क्या आ रहा है? 0.2278। अब 4 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो 20 इंटू 2278 कितना आ रहा है बेटा? ये 0, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 2 जा 4। क्लियर है ये? बोलो 45 5 60, जो आपको 18,000 हर साल मिलने वाला था 3 साल तक, 18 18 18 54, तो आज चाहिए तो आपको इतना ही मिलेगा, फिर 45,000 नहीं मिलेगा। अगर आप वेट करते, सब्र रखते, तो बेटा आपको कितना पैसा मिलता? 18,000 पर एनम ना, 3 साल तक 54 मिलता। और आपको अभी कितना मिलेगा? 45। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम टू टाइम पैसे का वैल्यू चेंज होता है बेटा। बात कब की हुई थी, कैसा क्या है? हाँ, किसी ने मेरे को बोला
कि मैं आपको सर इतना पैसा दूंगा और 2-3 महीना हो गया पैसा दे ही नहीं रहा है, तो उससे मैं ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा चार्ज करूँगा कि वो टाइम पे तूने बोला था इतना पैसा देना था और लेट हो गया ना, थोड़ा पैसा ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। जो नहीं देते उनको पाप लगता है, बट देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा, मार्च 2018 का क्वेश्चन है ये। ए पर्सन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए पर्सन बॉट ए टेलीविजन सेट पेइंग ₹20,000 इन कैश एंड प्रॉमिस टू पे ₹1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 years। क्या बात है, EMI पे टीवी लिया उसने। इफ द मनी इज वर्थ 20% पर एनम, 12% पर एनम कन्वर्टेबल मंथली। बेटा 12% पर एनम, बट रेट आपको मंथली बोला हुआ है, या ऐसा मंथ में हो रहा है। व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट, कैश प्राइस कितना था, और आपको ये रेट दिया हुआ है इसका वैल्यू। चलो देखते क्या आता है, मस्त क्वेश्चन है बेटा ये। एक बंदा है जिसको टीवी सेट खरीदना है, तो उसने ना 20,000 रुपये कैश में पेमेंट किया, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। बेटा डाउन पेमेंट कितना हुआ, डाउन पेमेंट हुआ है 20,000 का, ठीक है। और बोला कि हर महीने 1,000 रुपये दूंगा, मतलब एन्युटी जो हर महीने दे रहे हो, जो हर साल दे रहे हो, उसको बेटा एन्युटी बोलते हैं। एवरी मंथ, एवरी ईयर, उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी। तो एन्युटी यहाँ पे दिया हुआ है 1,000 रुपीज, ओके। बट ये पर मंथ है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, पर मंथ है। अब कितने साल तक अपने को EMI लौटाना है, 2 साल तक। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, जब आपको इधर मंथ में दिया हुआ है ना, तो सारा इंफॉर्मेशन मंथ में कन्वर्ट करेंगे बेटा। पॉइंट टू बी नोटेड, whenever annuity is given in month na, so we have to convert all the information into month. If annuity is given on quarterly basis, then information should be on quarterly basis. Here monthly, now the n will be 2 years into 12 month, that is 24 months. 24 months में करना है। If the money is worth 12% per annum, means rate, बेटा रेट दिया है 12% पर एनम, तो आई कितना आएगा, आई 12/100, 0.12, ये आई रहेगा। बट पर एनम नहीं चाहिए हमें, मंथ में चाहिए, तो आई कितना होएगा 0.12/12, तो 0.01 पर मंथ। बेटा आई भी अपना मंथली होना चाहिए, मंथली, ठीक है। तो 0.01 पर मंथ होना चाहिए, पर मंथ, ये मंथ में था। यहाँ तक क्लियर है। अब हम काम करते हैं कि सी दिया है ना, तो ये डिसाइड करते हैं कि लोन कितने का लिया रहेगा। जब आपको EMI दिया हुआ है 1,000 पर मंथ, तो अपन लोन फाइंड करते हैं, लोन कितने का लिया रहेगा अपन। जब आप टीवी खरीदने गए रहोगे तो 20,000 तो दे दिया आपने टीवी वाले को, बोला अभी लोन करा दो, तो देखते हैं लोन की वैल्यू कितनी की रहेगी अपन ने। तो लोन मतलब P, मैंने बोला था P का मतलब था लोन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। तो P का फॉर्मूला है C/I इन ब्रैकेट 1 - 1 + I⁻⁻n। P मालूम नहीं है अपने को, तो C का वैल्यू कितना दिया है 1,000 पर मंथ, I = 0.01, 1 - 1.01 पे -24, और देखो आपको 1.01 पे -24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1,000 × 100 कर लो, कि नीचे 0.1 है ना, पॉइंट को हटाने के लिए 1 - 1.01 का -24 पावर दिया है 0.7884, तो ये कितना आएगा 1 लाख, मल्टीप्लाई माइनस करो कितना आता है 0.6112, इतना आ रहा है। अरे सही क्या कि नहीं, 10 - 4 6 होता है ना इधर, फिर ये माइनस होगा तो कितना होगा इधर 9 - 8 1 1 1, सही तो है। फिर 4 0 से पॉइंट हट जाएगा 2116 और 1 0 लग जाएगा, तो 21,160 ये आपका लोन अमाउंट हो गया। बट हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए कि कैश प्राइस, बोलो कितने का लिए टीवी का कैश प्राइस कितना था एमआरपी। तो कैश प्राइस का फॉर्मूला ये होता है लोन अमाउंट प्लस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, ठीक है। तो लोन अमाउंट कितना है अपना 21,160 और डाउन पेमेंट कितना किया था अपन ने 20,000, तो आंसर आ गया ₹41,160। डाउन पेमेंट प्लस किया अपन ने। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं टीवी खरीदने गया तो उसको मैंने बोला दुकानदार को कि कितने का टीवी है। टीवी वाले बोला 41,160 का है। बोला यार इतना 41,160? बोला हाँ। बोला काम करो मेरे पास 20,000 रुपये है, ले लो, ठीक है, टीवी दे दो मेरे को। मैं हर महीने आपको है ना प्रॉमिस करता हूँ कि 1,000 रुपये दूंगा हर महीने। अच्छा हर महीने 1,000 रुपये दूंगा, 2 साल तक दूंगा, तो कितना पैसा मेरा गया 24,000। तो 24 एंड 20 कितना होता है 44,000। बट टीवी तो कितने का था 41, तो ब्याज तो लेगा ना सामने वाला मेरे से 1% के हिसाब से, तो उसने मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया मेरे से। यही पूरा स्टोरी था ये। तो आपको ईएमआई दिया हुआ है तो लोन निकाल सकते हो। समय कोई बोलता है मेरे को कि भाई बहुत तंगी है यार पैसे का, मैंने तो घर लिया लोन पे, तो आप उससे पूछना ईएमआई कितना है, वो बताएगा ईएमआई इतना है। उसको ये भी पूछना कितने साल के लिए लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर बोला रुक मैं तेरे को लोन का अमाउंट निकाल के बताता हूँ। तो इस फॉर्मूले से ना आप उस सामने वाले का लोन का अमाउंट निकाल सकते हो, तुमने इतने का लोन लिया है। समझेंगे नहीं, बहुत काम का फॉर्मूला है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है आपके दुनियादारी में, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत काम आता है ये। चलो नेक्स्ट देखो, जो मैंने आपको बोला ना पैक वाला फॉर्मूला, पता रिलेशन वाला 1/p माइनस 1/a = I/c। ये कब अप्लाई करने का पता है, जब आपको n नहीं दिया रहता, n नहीं दिया है, सिर्फ i दिया है, p और a दिया, c गायब है, या समझो a और c दिया है, p गायब है और i दिया हुआ है। मतलब आपको i c a p में कोई एक गायब रहेगा और n इज नॉट गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो कौन सा केस है मैं आपको समझा देता हूँ। 6th क्वेश्चन देखना, फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स। अच्छा इसमें तो n दिया हुआ है, n = 3 ईयर्स, ठीक है, विद द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, I = 0.1। द प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000, तो P = 24,000। What will be the accumulated value after 3 years? तो आपको A पूछा है कितना आफ्टर 3 ईयर्स। बेटा ये क्या बोल दिया इसने, फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10, तो I दिया हुआ है, P दिया हुआ है, A गायब है, बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे। अगर C दिया होता C तो वो वाला अप्लाई कर सकते, यहाँ पे तो C भी नहीं दिया हुआ है और A भी गायब है, दो गायब है। मैंने क्या बोला था, कोई भी एक गायब है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, या तो दो गायब है। कौन से दो? A भी गायब है, C भी, दोनों नहीं है अपने पास, सिर्फ I और P दिया हुआ है। I P का क्या करूँ मैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन हाथ में ले लिया अपन ने, ये P दिया हुआ है, I है, N है, तो अपन C निकाल सकते हैं P वाले फॉर्मूले से। और ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है, दिया हुआ एन्युटी वाला क्वेश्चन। तो P का फॉर्मूला है C/I इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस I⁻⁻n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन। C नहीं पता ना इसके लिए अपने को, और तो कुछ नहीं है। तो P कितना है 24,000, C नहीं आता है, I दिया 0.1, 1 माइनस 1.1 पे -3। तो ये पूरा लंबा क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो क्या आएगा इधर 0.1 उधर जाएगा तो 2400 ना, पॉइंट हट जाएगा इधर,
इक्वल टू सी 1 माइनस ये क्या 1/1.1 पे 3 पावर 1.1 पे 3 पावर। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2400 इक्वल टू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1.1 का 3 पावर -1 अपॉन 1.1 का 3 पावर। 1.1 का 3 पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.331, ठीक है 1.331 दिया हुआ है। अच्छा आपको ए निकालना है ना, ए निकालना है। तो ए का फॉर्मूला क्या है, इसको यहाँ तक ही रखते हैं। ये क्या दिया है, ठीक है इसको यहाँ तक ही रखते हैं। ए फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + i⁻⁻⁻1। सी पता नहीं कितना है, सी मालूम नहीं कितना है। अगर मैं यहाँ पे 1.1 का 3 पावर यहाँ लिखता हूँ 2400, 1.1 का 3 पावर इधर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में 1.1 का 3 पावर -1, ये सी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अरे ये उधर चला गया ना और इसके अपॉन में आ गया, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। अभी देखो निकाल लेते हैं सी की वैल्यू, काम आएगा आपको। अभी क्या करें, इधर 2400, 1.1 का 3 पावर कितना था 1.331, -1 तो ये 2400 इंटू 1.331, यह आएगा 0.331, ये सी आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं वैल्यू उधर पुट कर लेते हैं अपन, ये वाला इधर वैल्यू बताओ क्या है, अच्छे से देखना। सी की वैल्यू कितनी आई 2400 इंटू 1.331 अपॉन 0.331। अच्छा आई भी है ना अपॉन में, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 0.1। फिर यहाँ पे 1.1 का 3 पावर -1, तो यहाँ पे 2400 इंटू 1.331 डिवाइड बाय 0.331 इंटू 0.1, यहाँ पे क्या आएगा 1.331 -1, तो 2400 इंटू 1.331 डिवाइड बाय 0.331 इंटू 0.1, ये क्या आएगा बताइए 0.331, ये कैंसिल हो जाएगा ना इससे, जो कट नहीं किया था मैंने। अब 0.1 है तो इंटू 10 कर लो, इंटू 10 तो क्या आएगा इधर 2400 इंटू 10 करेंगे तो ये 13.31 हो जाएगा, और ये पॉइंट हट जाएगा ना 1, अरे ये 10 है ना 10, तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 13.31, ये पॉइंट हट जाएगा आपका। अब 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो 1331 इंटू 24 करो मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा 266244913, तो क्या आएगा 31944, ये आपका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। देखो 31944, देखो परफेक्ट आया आंसर 31944। थोड़ा सा लेन दिए बट इस तरीके से करेंगे अपने को, यहाँ पे एन दिया हुआ था इसके लिए और सी नहीं दिया हुआ था, तो सी निकाला फिर अपन ने किया। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, ये 7 क्या बोल रहे हैं, अच्छे से देखना पूरा बेटा, ये 1 शॉट रिवीजन है बेटा, मैंने भी खुद गैप नहीं लिया, स्टार्ट किया करते गया कि मोमेंटम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर नहीं दिया हुआ है, एट 12% पर एनम, तो आई इक्वल टू 0.12,
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी P वो दिया 10,000, एक्यूमुलेट वैल्यू A वो दिया 20,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी, बेटा एन्युटी के अमाउंट को C बोलते हैं, C कितना होगा, बट ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो पैक तो बनता है 1/P माइनस 1/A इक्वल टू I/C, हो गया पैक। तो 1/P कितना 10,000, A कितना 20,000, 0.12 और C चाहिए अपने को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे, 20,000 1 जा 20,000, 10,000 1 जा 10,000 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू 10,000, 0.12/C। ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 10,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 0.12/C। ये कैंसिल हो गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20,000 इंटू 0.12, तो 200, 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा 2,400, ये आपका एन्युटी आ जाएगा। देखो 2 जीरो से पॉइंट हट गया तो 12 इंटू 200 कितना हो जाएगा 2,400। यहाँ पे अपना 100% इंश्योरेंस एंड एन्युटी कवर हो चुका है बेटा। इतना करके जाओगे ना आप तो आपको 4 मार्क्स, माना वेटेज बहुत कम है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इतना कर लो बेटा, आ गया तो 4 मार्क्स लिख लेके आ जाएंगे हमारे। बाकी वैसे भी मैथ्स 2 में ऑप्शन तो रहते ही है, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट 40 मार्क्स आउट ऑफ 58 मार्क्स। इतना सारा करने से अच्छा है जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखो 2.1 एक्सरसाइज है, 2.2 है सेकंड चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो इतना सारा करने से अच्छा ये स्मार्ट वर्क करना है। 2 घंटे का वीडियो बनाए, 2 घंटे में आपका 1 शॉट विथ रिविजन एंड विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैंने आप कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ बेटा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।